आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम 2 और कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर का पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे 1-2 मिनट और उसके बाद हमारे पास आज के जो टॉपिक्स रहेंगे ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन, उसके फाइबर मटेरियल्स एंड वेरियस टर्मिनोलॉजी जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को समझने के लिए जरूरी है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या है। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ये है कि हमारे पास हमने जो कम्युनिकेशन के लिए वेरियस मेथड्स यूज किए थे, वेरियस चैनल्स यूज करते हैं, लाइक हमारे पास कॉपर केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, फ्री स्पेस रेडियो वेव का यूज करते हैं। उसके कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर केबल हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाई स्पीड और हाई मोर डेटा का अगर ट्रांसमिशन करना हो तो ऑप्टिकल फाइबर इज ए गुड चॉइस, ऐसा हमारे पास कंक्लूजन है कल का। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, हमारे पास डेटा को जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना थ्रू द लाइट पल्सेस। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर लाइट पल्सेस ट्रेवल करती है। ये लाइट पल्सेस ट्रेवल करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर भाई साहब सोर्स है और यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है मेनली सिलिका की बनी हुई होती है, इसमें कोई भी मेटल पार्ट नहीं होता है, सो इट डज नॉट कैरी करंट। और ये करंट नहीं कैरी करता है, इसके कारण इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसकी टैपिंग जो है बहुत ही मुश्किल से पॉसिबल होती है। बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, इसको बीच में से काटना पड़ेगा तभी टैपिंग की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। तो इट इज मोर सिक्योर, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है दूसरे इंटरफेरेंस से नहीं अफेक्टेड होते हुए साथ ही साथ जो है वेरियस पर्पज, वेरियस एप्लीकेशंस में यूज की जा सकती है। सो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर 2 में हम सबसे पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। साथ में अगर पॉसिबल है तो नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बाकी आपको जो है ये पीडीएफ तो मिलेगा ही। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोर रहता है हमारे पास। सबसे पहला पार्ट जो इसमें रहता है ना, दैट इज कॉल्ड कोर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोर को हम बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम बनाए कोर को डायग्राम में हम थोड़ा सा साइज बड़ा बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इसकी साइज जो है ना, ह्यूमन हेयर होता है, बाल जो होते हैं, उसकी साइज से भी कम होता है हमारे पास। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल को देखोगे बहुत छोटी साइज होती है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास माइक्रोमीटर में इनकी साइज होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। कोर रियलिटी में क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का वह पार्ट है जहां पर हमारे पास लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है। लाइट सिग्नल ट्रेवल करेगा, कहां से ट्रेवल करेगा, कोर के थ्रू रियलिटी में। तो अल्टीमेटली ये ट्रेवल कैसे करता है, ये एक प्रिंसिपल पे ट्रेवल करता है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल लेटर। यहाँ पर ये वर्क करता है, यहाँ से लाइट सिग्नल इस तरह से जाता है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना होता है, ये लाइट सिग्नल जो है ना बाहर की तरफ स्केप नहीं हो जाए, इसी कोर के अंदर ट्रेवल करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचे। अगर स्केप कर जाएंगे तो सिग्नल का लॉस हो जाएगा। सिग्नल का लॉस होने के लिए, रोकने के लिए इसके चारों ओर एक मटेरियल और लगाते हैं जिसको बोलते हैं क्लैडिंग। इट इज कॉल्ड क्लैडिंग। तो अगर आपको लाइट को स्केप होने से रोकना है तो बाहर जो कोर के बाहर जो मटेरियल लगाओगे, इसके बाहर जो मटेरियल होगा, जो लेयर होगी हमारे पास कोर के बाहर की तरफ, ये जो लेयर रहेगी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी, आपको कम करनी पड़ेगी। सो इट हैज लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी, इट हैज लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। दैट्स वाई हमारे पास जो है पॉसिबल होता है कि लाइट वेव जो है, लाइट सिग्नल जो है आउटर एरिया में स्किप करके नहीं कर जाए, ठीक है। तो इट इंश्योर द
इंश्योर दैट कि हमारे पास सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो सके, कम्युनिकेट हो सके। दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये क्लैडिंग रहता है। तो क्लैडिंग में हमारे पास ये पार्ट रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये बहुत कोर और क्लैडिंग जो है सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। अगर आप जो ऑप्टिकल फाइबर को जो है रियलिटी में कैसे बिछाते हैं, अगर आपने देखा होगा रोड्स के किनारे पर जो है गड्ढे खोदते हैं और उसके अंदर जो है इसकी लेयर बिछाते हैं, तो हमारे पास इसमें बेंडिंग होती है। उस बेंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए हम एक और लेयर लगाते हैं, उसको बोलते हैं हमारे पास कोटिंग सरफेस, दैट इज कोल्ड कोटिंग सरफेस। थर्ड लेयर होती है। ये थर्ड लेयर क्या करती है, इसके ऊपर लेयर होती है, ये थर्ड लेयर हमारे पास एक तरह से कोटिंग होती है इसके ऊपर और बैंडिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको बैंड वगैरह नहीं पड़े। सबसे पहले हमारे पास ग्रीन पार्ट में क्या है, उसको बोलते हैं कोर। ये हमारे पास कोर है, फिर हमारे पास आया क्लैडिंग और उसके बाद आया कोटिंग। तो कोटिंग रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास इंटरनल इंटरनल शॉक्स को ऑब्जर्व करता है, जो बाहर की तरफ से शॉक्स आएंगे, है ना, उसको ऑब्जर्व करेगा और बेंडिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसको बोलते हैं कोटिंग सरफेस। क्या वर्क है हमारे पास इसका, इट एब्जॉर्ब शॉक्स, शॉक्स को एब्जॉर्व करेगा, प्लस हमारे पास ये प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम बेंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हमारे पास ये तो हो गया कि कोर को और क्लैडिंग को सॉफ्ट होता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोटिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, इसके बाद एक लेयर और होती है। कोटिंग को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ मेंबर होती है। उसकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ मेंबर बोलते हैं जनरली इसको। इसकी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास कोटिंग से भी बेहतर होती है ना। कोटिंग से भी हमें और बेहतर स्ट्रेंथ चाहिए तो हम स्ट्रेंथ मेंबर यूज करते हैं। और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ लाइट को लीक आउट होने से भी रोकता है। ये प्रोटेक्शन, कोटिंग को भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ मेंबर, और प्लस ये लाइट को लीक आउट होने से रोकता है, ठीक है ना। इसमें लाइट लीक आउट नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक फाइनल हमारे पास एक लेयर और लगाई जाती है। फाइनल लेयर क्यों लगाई जाती है, जब ऑप्टिकल फाइबर को हम जो है गड्ढों के अंदर जो है लेयरिंग करते हैं, बिछाते हैं, तो वहां पर वेरियस गैसेस हो सकती है, वेरियस मटेरियल या फ्लूइड या गैसेस हो सकती है जो इसके कोरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन से, है ना, इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग और स्ट्रेंथ सरफेस स्ट्रेंथ मेंबर है, इनको बचाने के लिए इनको बाहर से इन्वायरमेंट कंडीशन से भी तो बचाना पड़ेगा। फ्रॉम द इन्वायरमेंट कंडीशंस हमें बचाने के लिए आउटर जैकेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर जैकेट, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट कंडीशंस, इन्वायरमेंट कंडीशंस, क्लियर है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें आपको जो ध्यान देना है कि कोर किस मटेरियल का बना होता है, जनरली ये ध्यान देना है, ये हमारे पास सिलिका का बना होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूट जो होता है हमारे पास कोर का सिलिका होता है, सिलिकेट बोलते हैं जनरली, SiO2 भी बोल सकते हैं, है ना। हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करने वाले आगे फाइबर पैक, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि कोर इज मेड ऑफ सिलिका जनरल, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है ऑप्टिकल फाइबर की, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसका कंस्ट्रक्शन हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो आपके एग्जाम से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, 7-8 टर्मिनोलॉजी उनको हम डिस्कस, वेरियस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं कौन कौन सी देखने वाले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन कौन से चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ओवरव्यू देख। उसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे
क्रिटिकल एंगल, फोर्थ हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एपर्चर, फिफ्थ आपके पास रहेगा एबिलिटी, जो हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे साथ ही। न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल, इसको डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ मोड्स। एंड सेवंथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने जो है नॉर्मलाइज इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो क्या रहेगी, वो डिस्कस करेंगे। सो इन सातों पॉइंट के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा जरा प्लीज। सो फर्स्ट टर्म को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन हम समझ चुके हैं, उसमें दो मटेरियल, दो पार्ट, दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट कोर, हम डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे, रियलिटी में कोर इतनी बड़ी होती नहीं, ठीक है। ये हम जो है कोर ले लेते हैं, कोर, ये हमारे पास कोर जिसमें लाइट पल्स ट्रेवल करें, और इसके बाहर जो रहता है दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग, है ना, बाहर की तरफ हमारे पास जो रहता है क्लैडिंग। इन दो मटेरियल के बारे में ही, इन दो लेयर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए लेयर रहती है, ठीक है, यहां से हमारे पास दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है रियलिटी में, आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्पीड का रेशियो है, इट इज नथिंग बट द स्पीड रेशियो। आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा सन रेज आती है, क्या आती है, सन रेज आती है। सनरेज को आपने देखा होगा, सनरेज जब एयर से ट्रेवल करती है किसी वाटर बॉडी, लेक को समझ लो, झील को समझ लो, समुद्र को समझ लो, उसमें जब एंटर करती है सनरेज तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है या स्पीड चेंज हो जाती है। तो हमारे पास एज्यूम करते हैं कि सनरेज जो है पहले एयर मीडियम से आ रही है, पहले हमारे पास किस मीडियम से आ रही है, एयर मीडियम से आ रही है। तो एयर मीडियम में आप सभी जानते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना रहता है इसका वेलोसिटी। लेकिन जब ये किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो इसकी वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। एज इट इज यही डायरेक्शन नहीं रहती, हमारे पास इसकी डायरेक्शन कुछ अलग हो जाती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये हमारे पास समुद्र है, सी है, अदर मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये हमारे पास मीडियम सेकेंड, ठीक है। जब हमारे पास फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लेयर एंटर करती है ना, तो हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है ना, स्पीड चेंज हो जाती है। ये तो पक्का है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, कम रहेगी इससे। मान लीजिए 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई, या फिर जो है हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई, स्पीड का चेंज होना है। तो हमारे पास रियलिटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रहे हैं इस लाइट वेव को, तब इसकी स्पीड चेंज हो जाती है और उस चेंज इन स्पीड को हम शो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी दूसरा मीडियम है लाइट के, एयर के अलावा, ठीक है, ये इसका रेशियो होता है, ठीक। अल्टीमेटली इसको C बाई V बोलते हैं, C इज नथिंग बट द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कुछ भी हो सकता है किसी भी मीडियम की हमारे पास, लेकिन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है हमारे पास रियलिटी में, यहाँ पर इस टर्म को ऑप्टिकल फाइबर के लिए क्यों समझ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर के लिए मान लीजिए हम कोर जनरली जो बनी हुई होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है, कोर किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की बनी हुई होती है, और क्लैडिंग जो है उसमें हम सिलिका के साथ कुछ मिक्सचर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं वो हम ही देखने वाले हैं।
ये डिटेल से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमारे पास कुछ मिक्सचर बनाते हैं। वो सिलिका के साथ इस तरह से मिक्सचर बनाते हैं कि हमारे पास जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए N1 है, और क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, इन दोनों में जो रिलेशन होना चाहिए N1 ऑलवेज ग्रेटर देन N2 होना चाहिए। ऐसा क्यों है ये हमें समझना है। N1 हमेशा N2 से ग्रेटर होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम दैट इज द कोर should be greater than the refractive index of second medium that is the cladding। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की अलग अलग होनी चाहिए और N1 ग्रेटर देन N2 होना चाहिए। इसका आंसर हमें मिलेगा टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये अगर आप ध्यान से समझ लिए ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपको पूरा ऑप्टिकल फाइबर के जितनी नेक्स्ट यूनिट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो हमारे पास क्या करते हैं, हम तीन केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, ये कोई इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच की बाउंड्री, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इंटरफेस। बाउंड्री बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ये मान लीजिए मीडियम 1 है इधर, और इधर क्या है हमारे पास? मीडियम 2। वी हैव थ्री केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तीन केस हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इससे 90 डिग्री पे हम नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल समझते हैं आप सभी? ये जो है हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल जो है लाइन 90 डिग्री पे, ठीक है। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मीडियम 1 से कोई हमारे पास रेज आ रही है, सन रेज है, या कोई भी हमारे पास लाइट वेव आ रही है, मीडियम 1 से आ रही है। मीडियम 1 से आ रही है, यहाँ पे इस तरह से आई, यहाँ इंटरफेस पे आई, मीडियम 1 से इंटरफेस पे लाइट वेव आई। अब ये लाइट वेव जो है दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दूसरे मीडियम में जब जाएगी, इंटरफेस बाउंड्री पे आएगी, तब दो कंडीशन हो सकती है। ये वेव वापस रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। दो टर्म है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी? रिफ्रैक्ट, क्या है? रिफ्रैक्ट। और एक होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट आप सभी जानते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब वापस आना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। हाँ, आगे जाना किसी अदर स्पीड से, किसी अदर वेलोसिटी से। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या देखते थे? लाइट वेव आगे जा रही थी किसी अदर स्पीड से, तो हमारे पास ये वेव जो है उसका कुछ पोर्शन जो है हमारे पास जो है इधर चला जाता है, इधर, इधर की तरफ कुछ रिफ्रैक्शन में चला जाता है और कुछ वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ हमारे पास पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट, इस तरह। तो वेव का कुछ पोर्शन तो हमारे पास रिफ्लेक्शन में आ गया और कुछ पोर्शन जो है रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस को समझिएगा। तो हमारे पास ये जो वेव है इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, है ना। इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव है लाइट वेव, लेकिन बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव है। दूसरा रिफ्रैक्टेड वेव रहेगी। दूसरी कौन सी वेव रहेगी? रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। नॉर्मल के साथ मान लीजिए इसका एंगल बन रहा है θ1 और इसका एंगल बन रहा है θ2, ठीक है। और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए n1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ठीक है। समझ में आया? θ1 क्या है? इंसिडेंट एंगल, और θ2 क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो हम अलग से लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। n1 is the refractive index of medium 1। मीडियम 1 रियलिटी में है क्या? कोर, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी थ्योरी को समझने के लिए मीडियम 1 मीडियम 2 लिख रहे हैं। मीडियम 1 है कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मीडियम 2 दैट इज द क्लैडिंग। क्या है? क्लैडिंग। थीटा 1 इज द इंसिडेंट एंगल and theta 2 is the reflected। ठीक, अब देखते हैं, वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट की। ये हमारे पास 3 केस को समझ, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा, अब हमारे पास ऐसे कोई पॉइंट है, हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ये इंटरफेस है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास सनरेज या मीडियम इंसिडेंट रे आ गई। अब इस इंसिडेंट रे का एंगल चेंज करते हैं, थीटा 1 जो है वो एंगल चेंज करते हैं ना। मान लीजिए इस एंगल को जो है मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये ठीक है। इस एंगल को इधर लेके जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, जैसे जैसे इधर लेके जाओगे, इस एंगल को बढ़ाया, इस एंगल को बढ़ाया ना, तो हमारे पास क्या होगा, इस एंगल को बढ़ाने पर ये रिफ्लेक्शन वेव है ना, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। ये एंगल बढ़ाओगे थीटा 1 नॉर्मल से, तो थीटा 2 भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर इसको बढ़ाओगे हमारे पास, तो ये जो रिफ्रैक्टिव वेव है ये किधर ट्रेवल करेगी, जो हमारे पास इंटरफेस मीडियम है ना, या इंटरफेस जो है बीच का, वहां पे ट्रेवल करेगी। तो रियलिटी में ये आ गया हमारे पास इंसिडेंट वेव और ये आ गई रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव, तो रिफ्रैक्टेड वेव का नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा 2 इज द 90 डिग्री, ये बन रहा है। और ये थीटा 1 हमारे पास है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जिस एंगल से आप, क्रिटिकल एंगल रियलिटी में होता है इंसिडेंट एंगल ही है, यह वह एंगल होता है जिस एंगल से हमारे पास, अगर आप वेव भेजते हो, लाइट वेव को भेजते हो, तो वेव जो है वो कंप्लीटली अलोंग द सरफेस ट्रेवल करती है। ये कहाँ पे ट्रेवल कर रही है? वेव जो है दूसरे मीडियम में जाने की बजाय अलोंग द सरफेस मीडियम 2 में जा ही नहीं रही है, मीडियम 2 में नहीं जा रही है ना मीडियम 1 में, इन दोनों की जो सरफेस है उस पे ट्रेवल कर रही है ना। तो हमारे पास रियलिटी में हमारे पास वेव इज ट्रेवलिंग एट दिस एंगल, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस, ट्रेवलिंग, कौन सी वेव है? लाइट वेव है, ध्यान रखना है ना, बार बार नहीं बोलेंगे। ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस, ये क्रिटिकल एंगल होता है। तो अगर आपको पूछे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज द इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड वेव ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस और बाउंड्री मीडियम उसके बीच में। अब हम जो है इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाए, क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाए, थोड़ा सा और बढ़ाए ना, तो हमारे पास तीसरी कंडीशन आएगी। ये बढ़ाया हमने, और तीसरी कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन पहले ऊपर था यहाँ पे, फिर रिफ्रैक्शन वेव जो है, रिफ्रैक्टेड वेव कहाँ आ गई? बाउंड्री पे, अब नीचे आ जाएगी, यही रिफ्रैक्टेड वेव जो है अब इधर आ, ठीक है। रियलिटी में अब रिफ्रैक्शन रहेगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन कितना हो गया? जीरो हो गया। रिफ्रैक्शन तो तब होता है ना जब हमारे पास दूसरी मीडियम में जाती है, अब तो रिफ्लेक्शन हो गया, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो गया। हम बोलते थे ना पहले कि एक वेव के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या रिफ्लेक्शन हो सकता है। यहाँ पर हम जब बाउंड्री पे आ रही है ना, तो रिफ्रैक्शन है ना रिफ्लेक्शन है, ना वापस आ रही है अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ जा रही है। तो तीसरी कंडीशन है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितना हो गया? जीरो हो गया। और रिफ्लेक्शन कितना हो गया? कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो गया। ये जो वेव आई थीटा 1, ये हमारे पास जो है, ये थीटा 1 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल किया, तो हमारे पास जो है ये वेव कंप्लीटली इसके अंदर ट्रेवल कर रही है। और अब हम समझाते हैं आपको रियलिटी में हो क्या रहा है। ये है कोर, है ना। ये यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो वेव आ रही है, ये हमारे पास वेव इस तरह से आ रही है, ये लाइट वेव है, ठीक है। अब ये लाइट वेव जो है इसी के अंदर ट्रेवल करती हुई आगे बढ़, समझ में आ रहा है? इट इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बाहर की तरफ जो मीडियम था इसके दोनों तरफ, वो मीडियम कौन सा है? क्लैडिंग है। मीडियम 2 जो इसके दोनों की तरफ है, मीडियम 1 की दूसरी साइड, दैट इज द क्लैडिंग। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वाली लाइन मैं हटा देता हूँ आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट इज कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है। अब हमारे पास सॉरी, इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं।
और डेप्थ में समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्रिटिकल कंडीशन पे क्या हो रहा है, इस एंगल को क्या कैसे निकाल सकते हैं। तो रियलिटी में एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक लॉ है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास n1 sin थीटा 1 जो होगा वो n2 sin थीटा 2 के बराबर होगा। मीडियम फर्स्ट का साइन कंपोनेंट, मीडियम सेकंड का साइन कंपोनेंट आपस में इक्वल हो। ठीक है, एट थीटा 1 इक्वल टू थीटा सी, जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाए? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो थीटा 2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि वेव जो है वो सरफेस पे ट्रेवल करती है। थीटा 2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा? n1 साइन थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा n2 साइन 90 साइन 91। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा सी इक्वल टू आ जाएगा n2 बाई n1, और हमारे पास थीटा सी कितना आ जाएगा? क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स n2 बाई n1। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था स्टार्टिंग में, जो यहाँ पर दिया था कि n1 ग्रेटर देन होना चाहिए n2, n1 ग्रेटर देन होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा होगा तभी तो साइन की वैल्यू पॉसिबल है। साइन की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 0 से 1 के बीच। मान लो n2 है जो है हमारे पास 1.2 है, तो n1 कितना होगा? 1.4 हो गया या 1.5 हो गया, कुछ भी हो गया, तो रेशियो तो हमेशा जो है लेस देन 1 ही आना है n2 बाई n1 का। ये तभी पॉसिबल है, तभी तो साइन की वैल्यू जो है हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। साइन 90, साइन 0 से 90 जाओगे तो साइन हो कोसाइन हो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, उसकी वैल्यू हमारे पास जो है साइन कोसाइन की 0 से 1 के बीच में रहेगी। नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चलनी है, दैट इज द बिटवीन 0 टू 1। तो इसीलिए ये सारी थ्योरी, ये रिफ्रैक्टिव जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये तभी पॉसिबल है जब n1 ग्रेटर देन हो n2। तब हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे एक पॉइंट हमने जानबूझ के छोड़ दिया था, उस पॉइंट की तरफ वापस आते हैं कि कोर जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हायर होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास लोअर होता है। n1 ग्रेटर देन होता है n2। इसकी डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है, हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, मोर डेंस रहता है कोर, और जो है क्लैडिंग जो है लेस डेंस। क्लियर है? समझ में आया क्या? इट इज द सेकंड कंसेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको कंक्लूड करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, कि आपके क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ध्यान से सुनो। या तो आपको जो है थीटा सी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? पहली कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है? नेसेसरी जो कंडीशंस है हमारे पास, आप खुद बता सकते हो नेसेसरी कंडीशंस क्या है। एक कंडीशन तो यही है कि n1 ग्रेटर देन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का जो है सेकंड मीडियम से ज्यादा होना चाहिए। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, थीटा 1 इंसिडेंट एंगल, थीटा 1 इज नथिंग बट द इंसिडेंट एंगल, जो रे जो वेव आ रही है लाइट वेव, उसका एंगल वो किससे ज्यादा होना चाहिए? हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज जो है वेव जो है आगे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन होगा सम पार्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम चाहते हैं क्या लाइट वेव जो है किसी दूसरे मीडियम में चली जाए? हम चाहते हैं कि लाइट वेव जो है कोर के अंदर ही ट्रेवल करते रहे, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ। ये डिजाइनिंग जो है हमारे इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव को क्लियर करती है। क्लियर है? देयर आर टू कंडीशंस जहां पर हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसको और थर्ड टर्म की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले यहां तक बताइए क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इसी कंसेप्ट को आगे मूव करते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है वो देखते हैं और उसको ढंग से समझते हैं। दो टर्म हो गई हमारे पास, तीन टर्म हो गई।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड इज द क्रिटिकल एंगल। हो गई। और नेसेसरी कंडीशन इसके साथ ही आ गई। फोर्थ कंडीशन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल, इन दोनों को समझते हैं। क्लियर है? ये दोनों टर्म हम समझते हैं। थर्ड इज द एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल aperture, acceptance angle and numerical aperture। जिसको Na बोलते हैं ना, ठीक है, इसको हम Na बोलेंगे और एक्सेप्टेंस एंगल को थीटा ए बोलेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल को थीटा ए, ठीक है। अब समझते हैं। ये हमारे पास कोर है, थोड़ा सा साइज बड़ी बना रहे हैं, और इसके ऊपर जो है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर की क्लैडिंग है, ठीक है, बाहर की तरफ क्लैडिंग, और अंदर की तरफ लाइट वेव ट्रेवल करती है। अब एक बात बताओ, ये एक्सिस है, हम बीच में एक्सिस बना देते हैं, ये एक्सिस कोर का, कोर, क्लैडिंग, और बीच में इसका एक्सिस। अब हमें लाइट वेव बाहर से भेजनी है अंदर की तरफ, तो हम किसी भी एंगल से भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। किसी भी एंगल से लाइट को इंसिडेंट नहीं कर सकते। लाइट का जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अपनी मर्जी है जो एंगल नहीं रख सकते, अदरवाइज जो है वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, जो है मर्जी आई जिस एंगल से, इस एंगल से लाइट वेव को ट्रेवल करवा दिया तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगी? क्या नहीं होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। हमारे पास जो है ध्यान देना है, हो भी सकती है, हमें ये ध्यान देना है कि एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एरिया रहता है, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में अगर आप देखोगे, अगर हम देखें इस एरिया में ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब इस एंगल में अगर आप लाइट वेव को ट्रेवल कर पाओगे, इस एंगल में अगर आप लाइट वेव को भेजोगे तो ये रिफ्लेक्ट होके हमारे पास जो है आगे की तरफ मूव करेगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ मूव, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस एंगल में होती है, इस हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज होगी। ऐसा नहीं है, हमारे पास वापस जाओ, अगर आपने कम एंगल रखा क्रिटिकल एंगल से कम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल मतलब यह वह एंगल है जिस, या एंगल की वह रेंज है जिसमें आपके पास लाइट आएगी तो फिर लाइट को एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है, अदरवाइज लाइट जो है कोर के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एंगल, इट इज द एंगल या रेंज, रियलिटी में ये एंगल या रेंज होता है विद इन विच द light is accepted into fiber, into the core, and is able to travel along the fiber, along the fiber, it is called acceptance। अब इसी के साथ जो है हमारे पास टर्म जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर कुछ नहीं है, इट इज द एबिलिटी ऑफ लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। इट इज नथिंग बट द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा आपके पास एक्सेप्टेंस एंगल होगा उतना ही ज्यादा लाइट गैदरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। जितना बड़ा लाइट हमारे पास जो है एक्सेप्टेंस एंगल रहेगा उतना ज्यादा लाइट को जो है आप ज्यादा गैदर कर सकते हो, लाइट सिग्नल को ज्यादा गैदर कर सकते हो। इट इज द एबिलिटी टू गैदर द लाइट और लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, या फिगर ऑफ मेरिट, है ना, फिगर ऑफ मेरिट टू रिप्रेजेंट इट्स लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास है। अब इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अब ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके ऊपर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है।
न्यूमेरिकल एपर्चर के बारे में पूछा गया था। तो थीटा ए जो होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला जो रहता है थीटा ए मैक्सिमम is given by sin inverse under root n1 square minus n2 square upon n नॉट। इसका क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है हमारे पास? n1 जो है यहाँ पर हमारे पास, आप सभी जानते हैं n1 क्या है, बताओ जरा प्लीज कमेंट करके। n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। n2 क्या है हमारे पास, इट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और एन नोड क्या है हमारे पास? एन नोड एक्चुअली हम कंसिडर करते हैं, अगर मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसमें हम जनरली एन नोड को 0 1 ही लेते हैं। ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला। ये बुक्स में जनरली थीटा ए मैक्सिमम इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखा होता है। एन नोड के बारे में कंसेप्ट नहीं। अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो एन नोड जो है इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर, और एन नोट इक्वल टू 1.33 होता है फॉर वाटर। ठीक है, तो ये आपको जो है, अगर वाटर मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है तो आप जो एन नोट की वैल्यू 1.33 रखना, और एयर मीडियम में है तो हमारे पास जो है, हम एयर मीडियम को कंसिडर करते हैं तो एन नोट की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, ये थीटा ए का फॉर्मूला है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होगा? न्यूमेरिकल एपर्चर होता है साइन थीटा ए मैक्सिमम। तो अगर इस साइन की टर्म को इधर लेके जाओगे तो पीछे क्या बच जाएगा? तो पीछे बच जाएगा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n। जनरली फॉर्मूला जो बुक्स में आपको देखने को मिलेगा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखा होगा, n नॉट नहीं होता डिवाइड में, क्योंकि वो एयर के लिए इसको 1 ही कंसिडर करके चलते हैं, एयर के पाथ को ही कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते। समझ में आया? रिमेंबर दीज टू फॉर्मूला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स डिफरेंस। जो हमने टर्म लिखी नहीं थी उसको अलग से समझ लेते हैं। ये छोटी सी टर्म है इंडेक्स डिफरेंस। इंडेक्स डिफरेंस क्या होती है? ये रिलेटिव इंडेक्स डिफरेंस होता है, मतलब n1 से n2 में कितना डिफरेंस हो रहा है उसको डेल्टा से शो करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा n1 माइनस n2। n1 ग्रेटर देन होगा n2, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये जो वेरिएशन आता है n1 माइनस n2 अपॉन n1, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे पास रहता है डेल्टा। इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एपर्चर स्क्वायर अपॉन 2n1 स्क्वायर, ये भी जो है डेल्टा को प्रूव किया जा सकता है ना। अगर आप प्रूव करना चाहो या इस फॉर्मूले को रिमेंबर करना चाहो तो इस तरीके से करो। ठीक है, न्यूमेरिकल एपर्चर स्क्वायर अपॉन 2n1। उसके बाद जो हमारे पास हमें नंबर, अगला जो टर्म समझना था, 3 4 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज द, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। वी नंबर, कई बार आपको पूछ ले कि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का वी नंबर बताओ। ऑप्टिकल फाइबर का वी नंबर क्या होता है? इट इज नथिंग बट द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, इन डेप्थ नहीं जाना है, बस इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज गिवन बाय वी 2 पाई बाई लैम्डा ए इंटू एन ए। ये ए क्या है हमारे पास? 2 पाई तो समझ में आ गया। लैम्डा होता है फ्री स्पेस की वेवलेंथ, लैम्डा है इज फ्री स्पेस वेवलेंथ, फ्री स्पेस वेवलेंथ। ए इज द कोर रेडियस, जो कोर है ना उसके अंदर की रेडियस कितनी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। एन इज द न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, फाइबर मटेरियल के बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल कितने टाइप्स की होती है ना, हमारे पास सिंगल मोड होगा, मल्टी मोड होगा, तो वहां पर ये टर्म्स हमारे पास काम आएगी। वहां पर जो होता है सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, वी नंबर की वैल्यू जो रहती है वो 2.405 से कम रहती है। जो भी सिंगल मोड फाइबर होती है ना, फोर सिंगल मोड फाइबर, आगे हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, 2.405 रहेगी। और मल्टी मोड फाइबर के बारे में इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2.405। ठीक है, अब हमारे पास
आगे ऑप्टिकल फाइबर को और भी हम डिवाइड करेंगे, और भी हमारे पास डिवाइड करेंगे, सिंगल मोड है, मल्टीपल मोड है, तो किस टाइप की ऑप्टिकल फाइबर में कितने टाइप के मोड पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास स्टेप इंडेक्स की ऑप्टिकल फाइबर रहेगी, ये हम अभी से बता देते हैं ताकि बाद में हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं रहे। अगर स्टेप इंडेक्स है तो उसमें नंबर ऑफ मोड्स जो पॉसिबल है, ये M फॉर मोड्स है, नंबर ऑफ कितने मैक्सिमम मोड्स पॉसिबल है स्टेप इंडेक्स के लिए, वो वी स्क्वायर बाई 2 से निकाल सकते हैं। और अगर ग्रेडेड इंडेक्स कोई केबल है, तो ऑप्टिकल फाइबर की केबल है, उसके लिए नंबर ऑफ मोड्स जो पॉसिबल होंगे मैक्सिमम, वो वी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। सो इट वाज ऑल द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर केबल कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स। ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम पॉइंट आउट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन पार्ट है, उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी, और अब हम जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जो है हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताइएगा, फिर आगे बढ़ें। साथ में कैलकुलेटर लेके बैठना, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा फास्टर कैलकुलेशन करेंगे, आप आंसर दें ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, कमेंट करिएगा, आप इन क्वेश्चंस का आंसर दें, यही हमारे पास कंसिडर कर रहे हैं। रिमेंबर द प्रीवियस फॉर्मूला, उसको एक बार याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.50 एंड 1.48 रेस्पेक्टिवली। कोर की ज्यादा है हमारे पास, फाइंड द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ द फाइबर। क्या हमारे पास रहेगा, क्या गिवन है डेटा, डेटा गिवन है हमारे पास n1 इज 1.50 एंड n2 इज 1.48। हमें न्यूमेरिकल एपर्चर निकालना है, दैट इज गिवन एज द अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। अगर हम हमारे पास n नॉट नहीं स्पेसिफाई, उसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या आ जाएगा, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1.50 स्क्वायर 1.48 स्क्वायर। आंसर बताइए। कैलकुलेटर नहीं है तो एक बार ट्रायल करिए, कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए। हाँ, जितने लोगों के पास पॉसिबल है वो तो देखिए, एटलीस्ट वो देख के इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर तो हम बता देंगे आपको, इसका आंसर आएगा हमारे पास, कैलकुलेशन सारा हमने कर रखा है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कैलकुलेशन करो, 0.24 आ रहा है क्या, मोबाइल में कर सकते हो अगर आपके पास स्क्रीन स्विच होती है तो। चेक करिएगा यही आंसर है क्या। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमेरिकल एपर्चर का ये फॉर्मूला हो गया। एक हमारे पास ये भी होता है साइन थीटा ए मैक्सिमम, ये भी रहता है ना, तो अगर एक्सेप्टेंस एंगल दे तो आप ऐसे निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। An optical fiber has an acceptance angle of 20 डिग्री in air. Find the numerical aperture. Numerical aperture की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। N is sin theta a maximum, sin 20 डिग्री अप्रोक्सीमेशन बता सकते हो, sin 30 की वैल्यू 0.5 होती है हमारे पास, है ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्सीमेशन करके आंसर बता। ठीक है, sin 20 कितना होगा, sin 30 की 0.5 होती है, तो sin 20 कितना होगा, 0.5 से कम ही होगा, 0.5 से कम होगा, 0.34 हो सकता है, 0.29 हो सकता है, सारे ऑप्शन तो 0.5 से कम ही है।
वैसे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज द 0.3। ठीक है, कितना आ रहा है 0.3 अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। The refractive index of the core of an optical fiber is 1.6 and that of cladding is 1.5. Find out the critical angle. Given क्या है डेटा हमारे पास, n1 is the 1.6, n2 is 1.5, theta c find out करना है, that is given as sin inverse n2 by n. Please find out 1.5 upon 1.6. Yes please. अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर तो हम खुद ही आंसर बता देते हैं, ऐसा है तो बताइए। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास लगभग 70 डिग्री के आसपास आएगा, 1.69.6 डिग्री आ रहा है। कैलकुलेट करिएगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 15 डिग्री देन द कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपर्चर है हमारे पास, दैट इज द साइन थीटा है एक्सेप्टेंस एंगल के हिसाब से। अगर n1 n2 दिया हुआ होता है तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नोड ऐसा लिखते हैं हम। ये है साइन 15। तो पिछली बार साइन 20 का 0.34 था, तो इस बार हमारे पास साइन 15 का कितना होगा ये बता। साइन 15 का लगभग 0.26 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। एक लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके बाद हम जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुनेंगे। The relative refractive index difference of an optical fiber is 0.01. The refractive index of the core is 1.5. Find out the refractive index of cladding. तो relative refractive index क्या होता है? Delta n1 minus n2 upon n1 is given as, given data क्या है? Given data है relative refractive index delta is 0.01, n1 is the 1.5 और हमें पता क्या करना है n। क्या इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं? ये तो इजी कैलकुलेशन रहेगा, देखिएगा। कैलकुलेट करो कितना होगा। हाउ टू फाइंड साइन वैल्यू? साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन की कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज याद रखो, साइन 30 की, साइन 45 की, उससे कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखो। साइन 10 की, साइन 20 की, ये याद रखो, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते। हाँ जी, योगेश जी बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? 1.485, 1.485 या 1.490? अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू है, इसका आप कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी कमेंट करें। विच कंडीशन इज मैंडेटरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इट शोज कि आपको कितना समझ में आया। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। अगर रॉन्ग है तो आप उसको क्लेरिफाई करिएगा तुरंत।
लेकिन आंसर देना है, ठीक है। विच कंडीशन इज मैंडेटरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर एन ऑप्टिकल फाइबर? एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्या ऐसा होना चाहिए? कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से कम होनी चाहिए। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल। हम जो है कोर से क्लैडिंग की तरफ जाते हैं, तो कोर का हमारे पास डेंसिटी क्या होता है? हाई डेंसिटी होता है। और क्लैडिंग का डेंसिटी कैसा रहता है? लो ऑप्टिकल डेंसिटी रहता है, हमने इसके बारे में बताया आपको। साथ ही साथ N1 ग्रेटर देन N2 रहता है, ठीक है। और क्या रहता है? θ1 इंसिडेंट एंगल क्या रहना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। The main reason for making the refractive index of cladding slightly lower than the core, या उल्टा बोल सकते हैं, slightly high refractive index of core slightly higher than the cladding, क्यों करते हैं? इंक्रीज बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए, एटूनेशन को रिड्यूस करने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एनेबल करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? कमेंट करके बताइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है, ये नेसेसरी कंडीशंस में आता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the refractive indices of core and cladding are n1 and n2 are respectively, critical angle is given by sin inverse n1 upon n2, cos inverse n2 upon n1, sin inverse n2 by n1, tan inverse n2 by n1. Which will be the right answer? Yes, please. फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर देते जाओ। It is the sin inverse n2 by n1. Theta c is given as the theta c is critical angle given as the sin inverse n2 by n. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। Numerical aperture of an optical fiber is a measure of light propagation speed, fiber attenuation, acceptance angle of light or diameter. न्यूमेरिकल एपर्चर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था? जितना न्यूमेरिकल एपर्चर को फॉर्मूला वाइज अगर देखें ना, इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है? साइन थीटा है। जितना एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा होगा उतना लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो रियलिटी में हमारे पास ये क्या शो करता है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल के हिसाब से जो है लाइट की गैदरिंग कैपेसिटी को शो करता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। Which fiber parameter directly controls the amount of data that can be launched into the fiber? Wavelength, numerical aperture, coating thickness, jacket material. Which will be the right answer? Comment करिए जरा प्लीज। कौन सा मटेरियल डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जाएगा? वो या तो एक्सेप्टेंस एंगल पे डिपेंड करेगा या न्यूमेरिकल एपर्चर पे डिपेंड करेगा। इट इज द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास अभी नहीं आया है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which layer of optical fiber does not which layer of optical fiber does not participate in light guidance, core cladding, coating, core cladding, interference? कौन सा हमारे पास लेयर जो है वो कहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती लाइट ट्रेवलिंग? हाँ, बताइए। कोटिंग नहीं काम करेगा? ठीक, बहुत बढ़िया। कोर और क्लेडिंग तो रेस्पॉन्सिबल रहे। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस डेल्टा between core and cladding is important because it control numerical apertures, determine fiber color, reduces electromagnetic interference और
improves टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे हो सकता है? ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइए क्या हो सकता है? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्या आंसर हो सकता है? यस प्लीज। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो सबसे फिफ्थ लेयर जो है वो काम करती है। जो बाहर का जैकेट होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नहीं, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा इज n1 माइनस n2 अपॉन n1, यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। इसका फॉर्मूला ये है अपॉन n1। न्यूमेरिकल एपर्चर का क्या फॉर्मूला है? n इज अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। रियलिटी में हमारे पास है तो n1 n2 का डिफरेंस ना, स्क्वायर की टर्म का डिफरेंस है, उसका अंडर रूट ले रही हूँ। तो इटसेल्फ ये जो है डेल्टा से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा? ऐसा हमने एक फॉर्मूला भी बताया था कि न्यूमेरिकल एपर्चर डेल्टा से रिलेटेड है। उसका हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखा था। तो डेल्टा इक्वल टू हमने लिखा था न्यूमेरिकल एपर्चर स्क्वायर अपॉन 2 n1 स्क्वायर, ऐसा लिखा था। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? कंट्रोल न्यूमेरिकल एपर्चर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिजाइन आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल एपर्चर कैसा हो। Optical fibers cables are immune to electromagnetic interference because it use plastic coating, carry photon instead of electrons. They have high bandwidth. They operate at high frequency. Which will be the right answer? क्या हो सकता है इसका आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए लाइट से हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाना चाहिए ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा नहीं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बजाय क्या जाएगा? लाइट सिग्नल। और लाइट सिग्नल किससे बना होता है? फोटोन से बना होता है। इट इज द ग्रुप ऑफ फोटोन, नथिंग बट द। किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ फोटोन, दैट इज दे कैरी द फोटोन्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which transmission medium offers the highest bandwidth? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फ्री स्पेस रेडियो। सबसे ज्यादा बैंडविड्थ किसमें होती है? कल के लेक्चर के बेसिस पे ये क्वेश्चन। सबसे हाईएस्ट बैंडविड्थ जो है टेरा हर्ट्ज में आपको देखने को मिलेगी, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज रिलेटेड टू द कोर डायमीटर ओनली, रिलेटिव डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस ओनली, न्यूमेरिकल एपर्चर और वेवलेंथ ओनली। किस पे डायरेक्टली रिलेटेड है? किससे? हमारे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस ओनली नहीं लिख सकते, ये ओनली वाला गलत है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता तो भी हमारे पास करेक्ट होता। न्यूमेरिकल एपर्चर है तो भी करेक्ट होता। तो साइन थीटा इज न्यूमेरिकल एपर्चर इज नथिंग बट द साइन थीटा। थीटा इज द एक्सेप्टेंस है। ठीक है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन एन नोट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा इज एन ए स्क्वायर अपॉन 2n1 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस से तो डिपेंड कर रहा ही है। न्यूमेरिकल एपर्चर जो है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। थीटा है, थीटा है तो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूमेरिकल एपर्चर पे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर हमारे पास सी विल बी द राइट आंसर। मोर एक्यूरेट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन? कौन सा एडवांटेज नहीं है? लो एटेन्यूएशन, इम्यूनिटी टू ईएमआई, इजी टैपिंग ऑफ सिग्नल, हाई बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ होता है, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो इंटरफेरेंस, लो एटेन्यूएशन मतलब लॉसेस कम होते हैं। लेकिन ये कोई एडवांटेज नहीं है इजी टैपिंग ऑफ सिग्नल, ये तो डिसएडवांटेज है। हालांकि इसका इजी टैपिंग होता ही नहीं है, इट इज मोर सिक्योर। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वाई डज ऑप्टिकल फाइबर कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू कॉपर केबल? लोअर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू लाइट, यूज ऑफ लेजर, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में जो 5-6 मिनट की क्लास थी, स्टार्टिंग में लेक्चर 1, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमने जो है जाने अनजाने आपको जरूर दिया। कॉपर केबल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस से सिग्नल का लॉस होता है, लॉसेस होता है। तो लाइट में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास, एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। वहां पर तो कॉपर केबल में बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। विच फिनोमिनन लिमिट्स बैंडविड्थ in multimode fiber? Material dispersion, modal dispersion, waveguide loss, absorption loss। मल्टीमोड फाइबर, ये कंसेप्ट बाद में आएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैंडविड्थ हमारे पास जो है, ऑपरेशन जो है इसका, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का वो किस रेंज में रहता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टिपिकली ऑपरेट्स इन विच फ्रीक्वेंसी रेंज? किलोहर्ट्ज रेंज, मेगाहर्ट्ज रेंज, गीगाहर्ट्ज रेंज? इट इज द टेराहर्ट्ज रेंज। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इसकी, हाई बैंडविड्थ रहती है, उस 1 टेराहर्ट्ज से लेके 1000 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेवल तक ये ऑपरेट करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। कल हम जो है फाइबर मटेरियल्स इसके बारे में लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द फाइबर मटेरियल्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और उसमें सबके हमारे पास कंपैरिजन बेसिस हम देखेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, एंड देन हमारे पास मूव करेंगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ। तो हमारे पास ये 2 डेमो क्लासेस हैं जो जिन्होंने नॉन कोर्स स्टूडेंट है जो ये देख सकते हैं। कल से हम जो है क्लास को कोर्स स्टूडेंट के लिए ही रखेंगे, तो आप वहाँ पर जो है कोर्स को ज्वाइन करके देख